की, 18वीं लोकसभा की नई सरकार की। प्रधानमंत्री मोदी हैं तीसरी बार, लेकिन ये बीजेपी सरकार नहीं है, ये दरअसल एनडीए की सरकार है। एनडीए 3.0 है ये। पहली एनडीए की सरकार 1998, दूसरी 1999। और ये बताना इसलिए जरूरी है, आगे जो हम चर्चा करने वाले हैं उसका थोड़ा कॉन्टेक्स्ट सेट हो जाता है। तो कहने को एनडीए की सरकार, लेकिन बीजेपी की छाप साफ दिखाई दे रही है। इसलिए बहुत से मीडिया वाले अभी भी इसे मोदी 3.0 या बीजेपी 3.0, बीजेपी की सरकार बता रहे हैं, क्योंकि जो मंत्रिमंडल का गठन हुआ उसमें बीजेपी की छाप साफ दिखाई दे रही है। बीजेपी अपने दम पर बहुमत तो नहीं ले पाई, उस 272 के आंकड़े से 32 पीछे छूट गई। बैसाखियों की जरूरत पड़ी, दो सबसे बड़ी बैसाखी, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू। 3N दरअसल इस सरकार को चला रहे हैं, नरेंद्र, नायडू और नीतीश, और इसलिए कहा जाता है ये एनडीए सरकार। लेकिन जो सारे दमदार मंत्रालय थे, सीसीएस, जिसमें गृह आता है, रक्षा आता है, विदेश आता है, वित्त आता है, वो बीजेपी ने अपने पास रखे हैं। फिर कृषि मंत्रालय हो, सड़क परिवहन हो, कानून मंत्रालय हो, ये तमाम ऐसे मंत्रालय हैं, इन्हें भी बीजेपी ने, शिक्षा मंत्रालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, ये बीजेपी के पास है। तो भाई बीजेपी की छाप साफ दिखाई देती है कि बीजेपी की ही सरकार है। और जिन बैसाखियों की जरूरत है उन्हें दे दिया गया पंचायती राज। मैं जेडीयू की बात कर रहा हूं, लल्लन सिंह पंचायती राज मंत्री बने, कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिला, एक राज्य मंत्री भी हैं जेडीयू के कोटे से। और वही हाल टीडीपी का भी, एक कैबिनेट मंत्रालय मिला, नागरिक उड्डयन मंत्रालय। 36 साल के एक युवा को अब देश का नागरिक उड्डयन मंत्री बनाया गया है, अच्छी बात है। एक राज्य मंत्री का दर्जा भी मिला। लेकिन अब सब घटकों को कुछ ना कुछ देने में कहीं ना कहीं नाराजगी भी आई। जीतन राम मांझी कैबिनेट मंत्री बना दिए गए, एमएसएमई के मंत्री हैं, इकलौते हैं अपनी पार्टी के। चिराग पासवान 5 सांसद हैं उनकी पार्टी के, उन्हें भी कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिला है। लेकिन एकनाथ शिंदे कह रहे हैं भाई हमारे पास तो 7 सांसद हैं, हमें कैबिनेट मंत्री क्यों नहीं मिला। अभी राजी हैं, पर हां ऐतराज दर्ज कराया। और ऐतराज ही नहीं बल्कि थोड़ी नाराजगी का इजहार एनसीपी करती दिखाई दी। हालांकि एक ही लोकसभा का सांसद है, उनको राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दिया गया। तो प्रफुल्ल पटेल बोले अरे भाई मैं तो यूपीए में कैबिनेट मंत्री रह चुका हूं, ये नहीं चाहिए, नथिंग डूइंग। पर नाराजगी दिखी। अब जयंत चौधरी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार तो मिल गया, स्किल डेवलपमेंट, कौशल विकास मंत्रालय दे दिया गया, लेकिन जीतन राम मांझी को कैबिनेट मिल गया भाई। 30 कैबिनेट मंत्री बने, उनमें से एक भी जाट चेहरा नहीं है। तो सामने तो वो खुश दिखाई देते हैं, मुतमईन दिखाई देते हैं, अंदर खाने अभी कुछ खेल होने बाकी हैं। क्या अनुप्रिया पटेल भी राज्य मंत्री पहले भी थी, आज भी वही बनकर रह गई, जबकि रवनीत सिंह बिट्टू को मंत्री बना दिया गया हारे हुए लोकसभा चुनाव में, और जुम्मा 2 दिन पहले कांग्रेस से बीजेपी में आए। तो ये सवाल तो उठ रहे थे, लेकिन अब सरकार चलनी शुरू हो गई है, तो नाराजगी को कंट्रोल, काबू में ले आई है क्या बीजेपी? अच्छी बैकएंडिंग कर दी है क्या? लेकिन अब उसमें एक और सवाल आ गया, और यह सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। वो है स्पीकर कौन होगा, किस पार्टी का होगा। टीडीपी ने यह बात साफ की थी कि भाई हमारा स्पीकर होना चाहिए। वो विशेष राज्य का दर्जा भी चाह रहे हैं, उनकी कुछ और मांगे भी हैं। भाई अब मुख्यमंत्री बन गए हैं,
चंद्रबाबू नायडू, फंड्स की जरूरत तो होगी, और स्पीकर का पद उनको विशेष प्यारा है। 98-99 की जो राजनीति का दौर था, एनडीए में जब वो आए थे, तब उन्होंने स्पीकर पद ले लिया था। जेडीयू कह रही है जो बीजेपी तय करेगी हम मानने को तैयार है, पर यह खुला समर्थन है या ये सशर्त समर्थन है? अंदर खाने की कर तो देंगे, पोजीशनिंग कर रहे हैं, सबको तो यही बता रहे हैं, पर हमें क्या मिलेगा? अब इसके पीछे इतनी जद्दोजहद क्यों हो रही है? विपक्ष कुछ शरारत भी कर रहा है और चुनावी राजनीतिक एक रणनीति भी है। विपक्ष कह रहा है कि अगर टीडीपी का स्पीकर हुआ हम पूरा समर्थन देंगे, और टीडीपी का नहीं हुआ, बीजेपी अपनी जिद पर अड़ी कि भाई स्पीकर हमारा होना चाहिए, हम तो मुकाबले में उतरेंगे। इसमें डिप्टी स्पीकर की भी बात आ जाती है। 17वीं लोकसभा में कोई डिप्टी स्पीकर था ही नहीं 5 साल तक। विपक्ष को डिप्टी स्पीकर बना देंगे क्या उनके उम्मीदवार को, तो बात खत्म हो जाएगी। या टीडीपी को ही मिलना चाहिए या जेडीयू का स्पीकर होना चाहिए? ये शिवसेना कह रही है हम भी खुला समर्थन दे देंगे। आम आदमी पार्टी ने यह बात कही थी। तो कुछ राजनीतिक गोलबंदी की भी कोशिशें हो रही हैं क्या? और इसमें अभी वक्त भी है। थोड़ा आपको यह बताना जरूरी है, 18वीं लोकसभा का सत्र 24 तारीख को, 24 जून को, 7 दिन बाद वो शुरू होगा। 3 जुलाई तक ये पहला सत्र है, और इसमें 24-25 को प्रोटेम स्पीकर जो हैं, जो अमूमन सबसे ज्यादा अनुभवी, सबसे ज्यादा टर्म के लोकसभा सांसद होते हैं, वो शपथ दिलाएंगे नए सांसदों को। 27 जून को राष्ट्रपति का अभिभाषण होगा। तो स्पीकर का चुनाव है 26 जून को। खबर यह आ रही है प्रधानमंत्री मोदी ही नाम पेश करेंगे। अब ये नाम कौन सा होगा, और ये जो राजनीति हो रही है इसके पीछे एक बड़ी वजह क्या है आप जानते होंगे, लेकिन थोड़ा इसमें तफसील में जाने की जरूरत है। स्पीकर जो है भाई, सदन के, लोकसभा के लोअर हाउस के प्रमुख पीठासीन अधिकारी तो होते ही हैं। सदन चलाने बिठाने की उनकी जिम्मेदारी, सांसदों को दंडित करने का अधिकार भी स्पीकर के पास होता है, किसको निलंबित किया जाए। और जो ये पिछला साल बीता है 2023 का, इसमें तो निलंबन, बात बात पर निलंबन हो रहे थे, कभी 82, कभी 19, कभी 23। मतलब आंकड़े अपने आप में कि जैसे जो स्पीकर साहब की सारी बात शब्दशः ना माने, और स्पीकर का मतलब सरकार की बात ना माने, ये भी जुड़ी थी। हालांकि ये जुड़ती नहीं है, ये दोनों अलग अलग होते हैं। स्पीकर इज कंप्लीटली इंडिपेंडेंट, पर ये राजनीति भी हमने होती देखी थी। तो दंडित करने का अधिकार, अविश्वास प्रस्ताव हो, निंदा प्रस्ताव लाया जाए नहीं लाया जाए, सही है गलत है, ये स्पीकर तय करते हैं। कौन से बिल पेश होंगे, कब पेश होंगे, कैसे चर्चा होगी, ये स्पीकर तय करते हैं। और दल बदल कानून, किसने दल बदला है नहीं बदला है, 10th शेड्यूल प्ले में आया है नहीं आया है, या उसमें कोई और रास्ता भी निकाल दिया जाए। महाराष्ट्र में हमने होते देखा है, स्पीकर ने किसको असली शिवसेना बता दिया, किसको नकली शिवसेना, किसको असली एनसीपी, किसको नकली एनसीपी, और उसमें भी 18-18, 20-20 महीने लग गए थे। तो उसकी गुंजाइश रहती है। ये ताकत है स्पीकर के पद की, और इसमें सुप्रीम कोर्ट के भी सीमित अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट को भी स्पीकर के फैसले को मानना पड़ता है। तो इसीलिए इस बात को लेकर ऐसी तैयारियां हो रही हैं। बीजेपी ने प्रमुख जिम्मेदारी, राजनाथ सिंह नंबर 2 है कैबिनेट में, देश के रक्षा मंत्री हैं, बहुत अनुभवी नेता हैं, उनको दी है सबको साधने की जिम्मेदारी। और साथ कौन दे रहे हैं? जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, अश्विनी वैष्णव 3 कैबिनेट मंत्रालय मिले हुए हैं, किरण रिजिजू 2 मंत्रालय इनके हाथ में है, ललन सिंह जेडीयू के, और चिराग पासवान
इनकी खुद की पार्टी है और ये भी कैबिनेट मंत्री हैं। अब इसमें एक और इंटरेस्टिंग चीज आपके सामने पेश करना बहुत जरूरी हो जाती है। बीजेपी क्यों अड़ी हुई है कि स्पीकर हमारा ही होना चाहिए? टीडीपी ताल ठोक रही है, दोनों के तार जुड़ते हैं और इसके लिए हमें 25 साल पहले जाना होगा। 1998 जैसा मैंने कहा, एनडीए 1.0, वो 13 महीने चली वो सरकार। 13 मार्च 1998 में ये सरकार बनी थी, लेकिन 17 अप्रैल 1999 को अविश्वास प्रस्ताव जो लाया गया था सरकार के खिलाफ 13 महीने बाद, उस पर वोटिंग हुई और वोटिंग के पूरे सिलसिले की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? उस वक्त के स्पीकर जीएमसी बालायोगी, ये टीडीपी के थे। और जब वोटिंग हो रही थी तो स्पीकर बालायोगी ने सेक्रेटरी जनरल जो लोकसभा के होते हैं, और उस वक्त गोपालन साहब थे, उनको एक पर्ची बढ़ाई, वो टाइप की गई। और क्या टाइप किया गया? दरअसल स्पीकर ने कांग्रेसी सांसद गिरधर गुमांग को वोट देने की इजाजत दे दी। अब आप कहेंगे इसमें कौन सी बड़ी बात है? दरअसल हुआ क्या था कि गिरधर गुमांग वो उड़ीसा के मुख्यमंत्री भी बन गए थे, पर सांसद के रूप में उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया था और बतौर सांसद वोटिंग की इजाजत जीएमसी बालायोगी ने उन्हें दे दी और एक वोट से वाजपेयी सरकार गिर गई। गिरधर गुमांग वोट ना डालते तो वो सरकार ना गिरती। तो 1999 को किसी भी कीमत पर दोहराने और किसी भी सूरत में दोहराने के लिए क्या बीजेपी तैयार नहीं है? और जो टीडीपी जोर आजमाइश कर रही है, उन्हें ये आईना भी दिखा रहे हैं कि देखिए हमने आप पर भरोसा उस वक्त किया था, हमें तो एक बार सरकार भी हमारी गिरती हुई देखने की नौबत भी आ गई थी। और विपक्ष जो हमलावर हो रहा है वो थोड़ी सी कोशिश कर रहा है, शरारत है, या कि भाई अगले 5-6 महीने, शुरू में तो ये हनीमून पीरियड है सरकार का, जहां जहां दिक्कतें हों तो पहले ही थोड़ा विपक्ष की तरफ अपने हाथ आगे बढ़ाने लगो। इसी को आज हम डिकोड करने वाले हैं। ऐसे में आज का सीधा सवाल, स्पीकर पर जोर आजमाइश ताकत की पहली नुमाइश, और विपक्ष सहमति से दूर, सहयोगियों को सब मंजूर। सब कुछ मंजूर है क्या? अभी तक तो मंजूर दिख रहा है। ये ताकत है क्या एनडीए की, इस सरकार की, या ये ऊपर से सब कुछ ठीक लग रहा है, अंदर खाने थोड़े खेल भी चल रहे हैं? चर्चा में मेरे साथ टीडीपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता ज्योत्सना तिरुनगरी हैं, उनके साथ हैं दूसरी बैसाखी, अगर मैं शब्द इस्तेमाल करूं, इस सरकार की, जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता, उनके युवा चेहरा अभिषेक झा, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता चरण सिंह सापरा हमारे साथ हैं, घनश्याम तिवारी राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, और 2 वरिष्ठ पत्रकार, बीजेपी की राजनीति अंदर खाने क्या होता है, केंद्र में राजनीति का ऊंट कैसे करवट लेता है, सालों से उसे ट्रैक करते आए हैं, राकेश शुक्ला और विजय त्रिवेदी। तो स्पीकर ज्योत्सना बीजेपी का होगा, टीडीपी का? एनडीए का होगा। बीजेपी का होगा कि टीडीपी का? एनडीए का होगा। हम बहुत क्लियर है इस बारे में। एनडीए की सरकार बनी है, हम लोग एनडीए का स्पीकर वहां पे लगाने वाले हैं, तो चाहे वो कोई भी पार्टी से हो, एनडीए के स्पीकर। हाँ, तो जितने घटक हैं उन घटकों में से किसका होगा? वो तो देखना पड़ेगा, अभी देखना पड़ेगा। बिल्कुल, क्योंकि हम लोग एक एलियंस के रूप में हम लोग आगे चल के चुनाव में लड़े, चुनाव में एलियंस के बदौलत हम लोग जीते। आज के तारीख में अगर हमें आगे जाके स्पीकर के या कोई भी उस मामले में लिया गया, तो इवन जब नरेंद्र मोदी जी को हमारे ये चुने गए, तब भी हम सब लोगों ने एक सहमति से आगे बढ़े। और आज के तारीख में अगर स्पीकर की भी बात होगा तो बिल्कुल सबकी सहमति का क्या मतलब? एनडीए में सबकी सहमति, या इंडिया जो विपक्षी गठबंधन है उनके साथ भी सहमति होनी चाहिए? उनके साथ क्या सहमति, हमारी सहमति तो एनडीए से होनी चाहिए। संसद तो सबकी सहमति से चलती है। नहीं, मैं ये बोल रही थी क्योंकि अभी मैंने आपके ओपनिंग कमेंट सुने, हाँ। उसमें आपने बोला है कि अगर टीडीपी का स्पीकर होगा तो
वो लोग हमें समर्थन, ये कहाँ की राजनीति है? अगर आपको बिल्कुल भी कोई भी रहने दो, टीडीपी से रहने दो, बीजेपी से रहने दो, या फिर जेडीयू से रहने दो, या कोई भी रहने दीजिए, हमारे गठबंधन से कोई भी है तो एनडीए के ही उम्मीदवार रहते हैं। एनडीए को या आप सपोर्ट कर रहे हो नहीं कर रहे हो उसके बारे में बोलिए। ये नहीं है ये व्हाई डू दे वांट टू, क्या बोलते हैं, ये विच्छिन्न करने की कोशिश आज से ही क्यों कर रहे? शादी अभी अभी हुई है, 6 महीने बाद, अभी हनीमून पीरियड चलने दीजिए। सुनिए अभी शादी हुई है और ये लोग अभी बात कर रहे हैं तलाक की बात कर रहे हैं। रोज सुनिए, मैं सुन के परेशान हो रही हूँ। नहीं, मोदी जी आगे कितने दिन रहेंगे, ये स्पीकर के मामले में बड़े इन लोगों के बीच में ये चल रहे हैं। अरे हमारी सरकार बनी है, बहुत स्ट्रांग सरकार बनी है, एनडीए की सरकार बनी है, लोगों के लिए सरकार बनी है। बिल्कुल हम लोग 5 साल एक बहुत अच्छा ये देने वाले हैं लोगों को। आपको इतनी क्यों परेशानी हो रही है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। नहीं, इनकी परेशानी एक ये है, संजय सिंह के बयान का उदाहरण मैं देता हूं कि अगर बीजेपी का स्पीकर बनता है तो 3 खतरे होंगे, 3 खतरे वो गिनवा रहे हैं। संविधान की धज्जियां उड़ेंगी, एनडीए के घटक दलों को तोड़कर बीजेपी के साथ मिलाया जाएगा, और कोई भी मनमाना बिल सरकार लेकर आएगी और विपक्ष के सवाल उठाने पर उसे मार्शल बाहर फेंकवा देंगे। एक चीज बोलते हैं ये लोग, वी कॉल इट डे ड्रीमिंग, जो बोलते हैं ना सर, हसीन सपने मुंगेरी लाल के। हाँ, सुबह सुबह जब उठते हैं ना, अभी तो आप नींद से उठे हो, अभी क्या सपने देख रहे हो? नींद तो हो गई 5 साल से तो आप नींद में ही थे, इसीलिए तो हार गए। और आज ये बात कर रहे हैं, बीजेपी से होने दो, टीडीपी से होने दो, जेडीयू से होने दो, या फिर कोई और हमारे दल से होने दो, अपना स्पीकर के साथ। अब इन लोगों के मन में अगर पार्टी तोड़ने का इन लोगों के मन में है तो वो हम क्या करें? आपकी पार्टी तोड़ देंगे। नहीं, मैं वही बोल रही हूँ सर, वो अपनी बात कर रहे हैं, आप समझे नहीं बात को। वहां पे अपनी बात कर रहे हैं वो लोग, हमारी बात नहीं कर रहे। उन लोगों को ये पता है कि हम बहुत ये जो फेविकॉल का बंधन है ना, ये तो तोड़ नहीं सकते ये लोग। नहीं, ये फेविकॉल का बंधन तो अभी बना, 1.5 साल तो एड़ियां रगड़ी चंद्रबाबू नायडू ने। मैं बोलती हूँ, मतलब बीजेपी के नेताओं के, बड़े नेताओं के दफ्तर के बाहर इंतजार करना पड़ता था 1.5 साल तक। एक चीज बोलती हूँ सर, बाबूजी के बारे में यहाँ पे सीनियर पत्रकार भी हैं, आपको भी पता है और पूरी इंडिया को पता है सर। वो एक ऐसे शख्स हैं जो केवल अपने राष्ट्र के लिए काम करते हैं, लोगों के लिए काम करते हैं। वो किसी के सामने झुकते नहीं, या फिर बीजेपी के सामने भी नहीं, किसी के सामने नहीं झुकते सर। वो केवल एक ही उनका एक ही वीकनेस बोलती हूँ मैं, वो खाली प्रजा के सामने झुकते हो, वही उनकी एक वीकनेस है। उनका एक वो वीडियो मैंने देखा, बड़ा वायरल हो रहा है, आपने भी देखा होगा, कि कोई भी नेता नरेंद्र मोदी से बेहतर है। सर एक चीज बोलती हूँ सर, ऑब्वियसली हम लोगों ने एक इश्यू बेस्ड डिफरेंस आया था हम लोगों के बीच, हम उसको ना तो नहीं बोल रहे हम लोग। स्पीकर पर डिफरेंस है? बिल्कुल नहीं है। और या विशेष राज्य का दर्जा दे दो, स्पीकर भी छोड़ देंगे? बिल्कुल नहीं है। मैं एक चीज बोलती हूँ सर, हम लोग जब एनडीए अलायंस में आए, हम लोग बहुत सोच समझ के अपने राष्ट्र के लिए, देश के लिए हम लोग एनडीए अलायंस में आए। और आने के बाद या आने से पहले हम बहुत क्लियर हैं, हमारा फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्रायोरिटी जो है आंध्र प्रदेश की डेवलपमेंट है। हमें किसी और चीज से बिल्कुल, मैं बोलती हूँ ये बात मुझे यूज नहीं करनी चाहिए। स्पीकर का पद बहुत सारे विवादों में भी आया है ज्योत्सना, ये तो आप मानेंगी भाई, इतने सांसदों को निलंबित किया जाता है, कौन सा विधेयक पेश किया जाएगा, किस बात पर चर्चा हो, इस बात पर जूतम पैजार हुई, बाकायदा संसद दंगल में तब्दील हो गया। सर मैं एक चीज बोलती हूँ, स्पीकर पद लीजिए या फिर मिनिस्ट्री लीजिए या कुछ और लीजिए, हमारे लिए तो नया नहीं है, बिल्कुल नया नहीं है। हम लोगों ने ऑलरेडी कर रखा है वो। आज हमारे लिए क्या दे गए थे ना बीजेपी को। अरे सर वो सरकार गिर गई वाजपेयी साहब की। अब ऐसे एक टेक्निकल चीज को लेके सरकार गिरा दी, सरकार गिरा दी। नहीं, मैंने ये नहीं कहा गिरा दी, मतलब गिरी सरकार। आप उसको नहीं बोल रहे, जो बोल रहे हैं ना सर, हमारे इसमें एक बोलते हैं सर, गीदड़ रहते हैं, देखो बैठ के रहते हैं। अरे कहां से कुछ तो भी एक छोटी चीज मिल जाए उसको पकड़ के ये कर लेंगे। मैं एक चीज बोल रही हूँ, हम आज नहीं, पहले से कभी भी तेलुगु देशम पार्टी की एक प्रिंसिपल रहता है कि वी गो बाय द रूल्स एंड वी गो बाय द प्रोसीजर। आज के तारीख में वी आर अ स्ट्रॉन्ग अलायंस पार्टनर विद एनडीए। पर आपका अतीत ज्योत्सना, एंड करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, ये हमें बताता है, क्योंकि मैंने 98-99 उस दौर की राजनीति भी देखी है, तब मैं अपने करियर की शुरुआत कर रहा था। बाली योगी हूँ या येरन नायडू, जो
संसदीय कार्य मंत्री बने, उनके साथ बैठ के बहुत चाय नाश्ता भी किया है मैंने। हाँ सर। तो टीडीपी की और चंद्रबाबू नायडू की सोच हमेशा ये रही है कि ठीक है हम क्षेत्रीय दल हैं, लेकिन दिल्ली में अगर हमारे समर्थन से सरकार बन रही है, संसद पर कब्जा हमारा होना चाहिए। मतलब स्पीकर, और ये अनायास ही था, वाज इट अ मेयर कोइंसिडेंस कि पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्ट्री भी चाहिए थी आपको? सर आई टेल यू, बिकॉज यू सेड आप इतने सीनियर जर्नलिस्ट हैं, मैं एक चीज बोलती हूँ सर, आप ये भी नोटिस किए होंगे कई बार, आई थिंक बाबूजी को कई बार एक मौका ऐसा भी मिला था कि वो प्राइम मिनिस्टर भी बन सकते थे सर। अगर हमें यहीं पे एक होल्ड होना था भारत देश के इस पे, जैसे आप बोल रहे हो या फिर कोई और बोल रहा हो कि नहीं वी वांट टू पुट आवर फुटमार्क वेरी स्ट्रांगली इन द कैपिटल और व्हाट नॉट एट द नेशनल तो लेवल। वो चाहते हो अगर ना? ऐसा है तो हम वो छोड़ देते क्या सर? छोड़ देते थे क्या? तो अभी भी तो आप कह रहे हो सर, एनडीए का उम्मीदवार होगा। हमारे लिए आप हमारा स्टेट बीजेपी का स्पीकर होना चाहिए, तैयार रहेंगी आप उसके लिए? सर हम एनडीए का स्पीकर बोल रहे, चाहे वो बीजेपी होने दो, टीडीपी होने दो, जेडीयू होने दो, कोई भी होने दो, हमारे दल से होंगे और उसके लिए हमारा पूरा समर्थन इससे पहले रहेगा। कि मैं चरण सिंह सापरा के पास जाऊं, विजय भाई और राकेश भाई, टीडीपी की तरफ से बहुत मजबूत हैं ये प्रवक्ता, और आने वाले दिनों के लिए मेरा मन थोड़ा आज गदगद यूं है कि एनडीए का एक मजबूत घटक और उनके मजबूत प्रवक्ता अब दिल्ली आने वाले हैं। लोगों के मन में नहीं तो ये रहता है कि टीडीपी वाले अरे भाई हिंदी ढंग से नहीं बोल पाएंगे, पर यहां पर अपना पक्ष मजबूती से रख रही हैं। और चरण सिंह सापरा कह रही हैं आप मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं कि अरे टीडीपी को समर्थन दे देंगे विपक्षी खेमे से, आपसे सीधा नहीं लेकिन शिवसेना, उद्धव ठाकरे गुट हो या आम आदमी पार्टी, जी टीडीपी का स्पीकर हो तो हम समर्थन कर देंगे। ये कह रहे हैं छोड़िए अब हसीन सपने मुंगेरी लाल के देखने बंद कीजिए। देखिए ऐसा है संदीप जी, हम लोग जो संवैधानिक तौर पर जो संवैधानिक मूल्य है उनकी रक्षा करने की ही बात करते हैं। हम संविधान के अरे परे कहीं उससे बाहर नहीं जाना चाहते हैं। और ये इतिहास में दर्ज हो चुका है कि पिछली लोकसभा ऐसी पहली लोकसभा थी जिसमें डेप्यूटी स्पीकर पूरे 5 साल तक नहीं बना था। तो ये जो बातें चल रही हैं, हम सिर्फ चेता रहे हैं इनको, टीडीपी को और जेडीयू को, कि आपके साथ धोखा हो सकता है। पहले भी तो ये हिस्सा थे एनडीए के, फिर ये छोड़ के चले गए थे। उसी तरह से जेडीयू भी हिस्सा थी एनडीए की, फिर अरे अभी तो हनीमून पीरियड है, वो तो चलने दीजिए, ऑपरेशन उसे तो एंजॉय करने दीजिए। वो यही तो कह रही हैं, अभी से आप पलीता लगाने बैठ गए। हम किसी के हनीमून पीरियड के खिलाफ भी नहीं है। हम तो सिर्फ ये बता रहे हैं कि ऑपरेशन लोटस हमेशा चलता आ रहा है। महाराष्ट्र में हुआ, उससे पहले कर्नाटक में हुआ, मध्य प्रदेश में हुआ। तो आप सचेत रहिएगा, हम सचेत कर रहे हैं, हमारा रोल इतना ही है। और दूसरी बात हम कह रहे हैं कि डेप्यूटी स्पीकर होना अनिवार्य है। तो डेप्यूटी स्पीकर भाई बीजेपी का स्पीकर हो, डेप्यूटी स्पीकर टीडीपी का हो जाए। आपको टीडीपी पर बड़ा भरोसा दिख रहा है एनडीए के घटकों में, तो इनका डेप्यूटी स्पीकर हो जाए, वो मंजूर होगा या मुकाबला होगा? फिर भाई ये तो जब होगा तब उसकी चर्चा करेंगे ना। अभी तो ऐसे हो जाएगा, चाची को मूछें होती तो चाचा कहलाती, अभी तो मूछें तो है नहीं, फिर आज चर्चा। अब एक और खबर आ गई है, ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है, चरण सिंह सापरा आपके नेता से जुड़ी है। राहुल गांधी 2 सीटों से चुनाव जीते लोकसभा का, वायनाड से भी और रायबरेली से भी। अब खबर ये आ रही है कि राहुल गांधी वायनाड सीट छोड़ेंगे 14 दिन के अंदर। अगर आप 2 जगह से चुनकर आए हैं, एक सीट को छोड़ना कानूनी एक बाध्यता है। तो 4 जून को नतीजे आ गए थे, आज हम 17 जून पर बैठे हैं। तो राहुल गांधी ने अब फैसला किया है कि वो वायनाड सीट छोड़ेंगे और रायबरेली की सीट से सांसद के रूप में 18वीं लोकसभा में वो शपथ लेंगे। तो ये अपने आप में एक दिलचस्प खबर है। चरण सिंह सापरा, ये तो और आगे कौन अब वायनाड से लड़ेगा, प्रियंका गांधी को उतारने वाले हैं, वो तो पहले देखेंगे। लेकिन ये स्पीकर के सवाल पर क्या मुकाबला भी संभव है? सीधा सवाल मेरा ये है।
देखिए, ये तो हमारा जो इंडिया गठबंधन है सभी घटक दल बैठ करके तय करेंगे और कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष श्री खरगे साहब और श्री राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, ये तमाम सारे जो सीपीपी के हमारे लीडर हैं सोनिया गांधी जी, ये सब तय करेंगे कि चुनाव उसमें लड़ना है या नहीं लड़ना है। हो सकता है 1-2 दिन में ये भी तय हो जाए कि लड़ना है, हो सकता है ये भी तय हो कि नहीं लड़ना है। हम पहले जो सत्ताधारी पार्टी है उसकी मूव देखेंगे कि वो किस तरफ जा रहे हैं, उनका रुख देख करके ये आगे का जो मसला है वो तय होगा। लेकिन निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी ये जरूर मांग करेगी कि इस बार डिप्टी स्पीकर होना चाहिए। जिस तरह से हमने चरणजीत सिंह अटवाल को मतलब उस समय बनाया गया था, उसके बाद में मेरे ख्याल से किरण मुंडा जी बने थे, तो पहली बार ऐसे हुआ था कि जो डिप्टी स्पीकर नहीं था। तो ये निश्चित रूप से होना चाहिए, संवैधानिक मूल्यों की रक्षा होनी चाहिए। अच्छा, खड़गे साहब ये भी कह रहे हैं, थोड़ा सा मैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने भी इसका उल्लेख चरण किया सिंह था। सापरा, थोड़ा सा इस चर्चा से इतर, राहुल गांधी वायनाड की सीट तो छोड़ रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि वायनाड से प्रियंका गांधी को चुनाव लड़ना चाहिए। बिल्कुल, अगर उनकी इच्छा हो तो निश्चित रूप से लड़ना चाहिए। और कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष ने कहा है, मेरे ख्याल से उन्होंने सारी चीजों को नाप तोल के ही कहा होगा और बिना नाप तोल के नहीं कहा है। ठीक है, राहुल गांधी भी कुछ बोल रहे हैं, सुनते हैं राहुल गांधी। पूरी जिंदगी उसको याद रखूंगा। प्रियंका वायनाड से चुनाव लड़ेगी, मगर मैं भी पीरियोडिकली वायनाड जाऊंगा और जो वायदे हमने वायनाड को किए थे उनको हम पूरा करेंगे। रायबरेली का पुराना रिश्ता है, काफ़ी खुशी हो रही है कि मैं उनको फिर से रिप्रेजेंट करूंगा, मगर आसान निर्णय नहीं था, मुश्किल निर्णय था क्योंकि जुड़ाव दोनों के साथ है। तो इस वक्त की बड़ी खबर ये आ रही है, पहली बड़ी खबर राहुल गांधी वायनाड की सीट छोड़ रहे हैं, और दूसरी बड़ी खबर मल्लिकार्जुन खड़गे ने तो कहा कि प्रियंका गांधी को वायनाड से चुनाव लड़ना चाहिए। अभी अभी ये लाइव जो टेलीकास्ट हो रहा है उनका बयान, राहुल गांधी ने कहा है कि प्रियंका गांधी वाड्रा वायनाड से चुनाव लड़ेंगी। सही सुना मैंने विजय? सुनी आपने, और सबसे बड़ी खबर है, बल्कि मैं कहूंगा पहली खबर से ज्यादा बड़ी खबर यह है कि अब प्रियंका गांधी वाड्रा पहली बार चुनावी राजनीति में उतर रही हैं, यानी कि पहली बार बाकायदा चुनाव लड़ेंगी और वायनाड से लड़ रही है। ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि राहुल गांधी के लिए ये कश्मकश काफी दिन से चल रही थी कि राहुल गांधी रायबरेली छोड़कर वायनाड से लड़े या वायनाड छोड़े रायबरेली। संभावना ये थी कि वो रायबरेली से तो रहेंगे, वायनाड छोड़ेंगे, और वायनाड पे प्रियंका गांधी लड़ेंगी कि नहीं लड़ेंगी, क्योंकि राहुल गांधी जी ने ही पहले कहा था कि हम प्रियंका जी इसलिए नहीं लड़ना चाहती रायबरेली से कि हम गांधी परिवार के तीनों सदस्य एक साथ संसद में ना हों। लेकिन जब बहुत दबाव पर दरअसल राकेश भाई, क्या इशारा उस दिन मिल गया था जब राहुल गांधी प्रियंका गांधी वाड्रा वाराणसी पहुंचे और राहुल गांधी ने यह ताल ठोकी अगर प्रियंका लड़ती तो वो प्रधानमंत्री मोदी को हरा देती, यानी कि मन बन गया था या एक इशारा मिल गया था कि अब वो चुनावी राजनीति में आने को तैयार। मुझे लगता है संदीप भाई उसके बाद अपने को देखना चाहिए, जब वायनाड गए थे राहुल गांधी और वायनाड जाकर उन्होंने कहा था कि वायनाड के लोगों के लिए खुशखबरी रहेगी, मैं छोड़ूंगा, उसके बाद भी वो खुश रहेंगे। तो मुझे लगता है तभी ये तय हो गया था, खुश रहेंगे या नाराजगी की गुंजाइश ना हो। और राहुल गांधी कहेंगे अरे मैं नहीं, मेरी बहन है। तो मुझे लगता है और क्योंकि केरल एक मजबूत किले की तरह है, कांग्रेस के लिए काम करता दिखा है लोकसभा चुनाव में, चाहे वहां वाम खेमे की सरकार हो। लेकिन साथ में हमें यह भी देखना चाहिए कि वायनाड से गांधी परिवार इसलिए भी नहीं छोड़ रहा क्योंकि आने वाला विधानसभा चुनाव है और आप दो प्रियंका भी कुछ बोल रही हैं, पहले वो सुन लेते हैं। मदद रायबरेली में भी करूंगी और जैसे इन्होंने कहा हम दोनों रायबरेली में भी हम दोनों मौजूद होंगे और वायनाड में भी। दोनों को दो सांसद मिल रहे हैं। सिंपल सी बात है। ये आपके पॉलिटिकल लाइफ का इलेक्टोरल डेब्यूट है। हर राजनेता चुनाव में जाना चाहता है, आप पहली बार चुनाव में जा रही हैं, क्या कहेंगे इस बारे में? किस तरह की आपकी जो इस समय भावना है? And are you nervous? Not at all. प्रियंका जी क्या I'm not nervous at all. बनना चाहिए, इसको लेके पूरी पार्टी मांग रही है, आपकी क्या राय है अपने भाई को लेकर? वो राय मैंने भाई को दे दी है। थैंक यू वेरी मच। आज लोग घोषणाएं कर दी, क्या नेता
तो अब भाई के बाद बहन भी वायनाड से किस्मत आजमाएंगी, क्योंकि राहुल गांधी ने वायनाड सीट छोड़ दी है। अब प्रियंका गांधी वाड्रा पहली बार चुनावी राजनीति में उतरती दिखाई देंगी और भाई बहन ये ताल ठोक रहे हैं कि रायबरेली को भी 2 सांसद मिल जाएंगे और 2 सांसद मिल जाएंगे वायनाड की जनता को भी। जनेंद्र मेरे सहयोगी अब मेरे साथ जुड़ चुके हैं। जनेंद्र, जिन बातों के कयास लगातार लगाए जा रहे थे वो कयास अब खत्म हो गए हैं, वायनाड को छोड़ रहे हैं राहुल गांधी, लेकिन उससे बड़ी खबर ये कि प्रियंका गांधी वाड्रा पहली बार चुनाव लड़ने जा रही हैं और वो भी वायनाड से। बिल्कुल बिल्कुल संदीप जी, प्रियंका गांधी अपनी चुनावी पारी का आगाज करने वाली हैं वायनाड लोकसभा के उपचुनाव से, और जिस तरीके के समीकरण है प्रियंका गांधी को बहुत मुश्किल नहीं आएगी। राहुल गांधी ने भी बीते 2 चुनाव वहां पर बहुत बड़े अंतर से जीता है और इस बार तो एनी राजा जो बड़ा चेहरा है सीपीआई की वो थी, लेकिन वो भी राहुल गांधी को टक्कर नहीं दे पाई। तो प्रियंका गांधी का चुनकर आना एक औपचारिकता ही मानी जाएगी। अहम यही है कि जो उम्मीद थी, जो कयास लगाए जा रहे थे, उसी के मुताबिक राहुल गांधी ने विरासत के मद्देनजर रायबरेली सीट रखी, वायनाड को छोड़ा। लेकिन चूंकि वायनाड में वो कमिटमेंट कराए थे कि मैं एक ऐसा फैसला करूंगा जिससे कि रायबरेली और वायनाड दोनों के लोग खुश होंगे, शायद उसको पूरा करने के लिए अपनी कमी को महसूस वायनाड को ना होने दें, इसीलिए अपनी जगह अपनी बहन प्रियंका गांधी को वो उन्होंने उतारने का फैसला किया, पूरी पार्टी ने उतारने का फैसला किया, जिसका कि औपचारिक ऐलान मल्लिकार्जुन खड़गे ने कर दिया है। प्रियंका गांधी ने इस फैसले को लेकर के कहा कि वो इससे खुश हैं। राहुल गांधी ने अपनी तरफ से संदेश दिया वायनाड को कि वायनाड को एक प्रकार से 2 प्रतिनिधि मिले हैं, प्रियंका तो चुन कर आएंगी और वो भी समय समय पर वायनाड जाते रहेंगे। तो एक किस्म से रायबरेली और वायनाड दोनों पर राहुल गांधी का फोकस होगा। एक तो इसलिए भी कि वो 2 बार वहां से जीते हैं और इसलिए भी कि प्रियंका गांधी वहां से चुनकर आएंगी। तो एक बड़ा सस्पेंस जो था राहुल गांधी की सीट को लेकर के वो खत्म हो गया है। राहुल गांधी रायबरेली से सांसद बने रहेंगे, वायनाड सीट उन्होंने छोड़ी है और वहां से उम्मीदवार होंगी प्रियंका गांधी उपचुनाव में। और संदीप जी, अगर हम वोटों के हिसाब से कहें तो कांग्रेस के सूत्र में बताते थे कि देखिएगा जिस सीट से ज्यादा मार्जिन होगी राहुल वो सीट रखेंगे, तो उसमें भी रायबरेली जो है वो अव्वल रहा। रायबरेली में जीत का मार्जिन राहुल का ज्यादा था और यही वजह है कि अंत में चाहे वो हिंदी पट्टी के गणित का मामला हो या साधारण गणित मार्जिन का मामला हो या फिर विरासत की बात का मामला हो, रायबरेली का राहुल गांधी ने वो सीट रखी और वायनाड सीट वो बिल्कुल तय हो गया था। कौन कितने मार्जिन से जीता हारा ये बातें बेमानी थी। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में बीजेपी को इंडिया गठबंधन पटखनी देने में कामयाब हुआ और उसमें राहुल की भूमिका को खुद अखिलेश यादव भी स्वीकारते दिखाई दिए, तो ये एक नो ब्रेनर था कि रायबरेली किसी कीमत पर नहीं छोड़ सकते। लेकिन क्या ये अपने आप में क्लेवर प्लॉय भी है कि रायबरेली रखी, वायनाड छोड़ी और वहां से बहन को उतारा जा रहा है कि वहां भी नाराजगी को कोई गुंजाइश ना हो। लेकिन इस क्लेवर प्लॉय में, पॉलिटिकल प्लॉय में जैनेंद्र, क्या परिवारवाद के आरोप फिर से बीजेपी नहीं लगाती दिखेगी राहुल गांधी पर भी और प्रियंका गांधी पर? निश्चित तौर पर संदीप जी, निश्चित तौर पर परिवारवाद का आरोप लगेगा। बीजेपी तो लगाएगी। इंडिया गठबंधन में शामिल जो सीपीएम और सीपीआई जैसी पार्टियां भी लगाएंगी, क्योंकि केरल में कांग्रेस का मुकाबला लेफ्ट पार्टियों से यानी सीपीआई सीपीएम से होता है। निश्चित तौर पर आरोप लगेगा कि वायनाड को गांधी परिवार ने अमेठी और रायबरेली बना दिया है। लेकिन संदीप जी, मैंने अमेठी में भी कवर किया, इस बार रायबरेली में भी मैं राहुल गांधी को लेकर के लोगों के बीच जो इमोशन थे उसको मैंने जाना, और वायनाड भी मैं दोनों चुनावों को कवर किया है। वायनाड में राहुल गांधी को लेकर, गांधी परिवार को लेकर जो भावनाएं हैं, वैसी भावनाएं अमेठी और रायबरेली में मैंने महसूस नहीं की। तो निश्चित तौर पर प्रियंका गांधी को तमाम आलोचनाओं के बावजूद जीतने में कोई बहुत मुश्किल नहीं होगी। लेकिन परिवारवाद का आरोप तो लगेगा ही लगेगा और यही मुझे लगता है कि सबसे बड़ा सवाल होगा जिसका जवाब प्रियंका गांधी को वायनाड में देना होगा। ये सवाल तो लीलता रहेगा विपक्ष को, खास कांग्रेस को और गांधी नेहरू परिवार को। पर जीएसटी, वायनाड छोड़ दी, रायबरेली से सांसद बने रहेंगे। ठीक किया राहुल गांधी ने, भाई 2 लड़के साथ लड़ रहे थे ना यूपी में। अपना फैसला है और ये तो वायनाड की जनता तय करेगी। ठीक है, खराब है, लेकिन ये राजनीति के लिए अच्छी बात है कि संसद में भारतीय जनता पार्टी के सामने अखिलेश यादव के साथ साथ राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, तमाम लोगों का दमदार नेतृत्व होगा। और जिस तरह की उद्दंडता भारतीय लोकतंत्र की भारतीय जनता पार्टी ने की थी कि 140 सांसदों को बाहर फेंक दिया था,
उस तरह की उदंडता नहीं करेंगे। ये भी अच्छा लगा कि आपके शो पर जो टीडीपी प्रवक्ता आई हैं उन्होंने साइकिल का सिंबल लगा रखा है। 10 साल से ये कह रहे थे कि साइकिल पंचर हो गई, आज ये सरकार साइकिल पे सवार है। और ये जानते हैं, अगर मैं अभी मोदी जी का कैबिनेट देख रहा था जिस चर्चा पे आते हैं, इस कैबिनेट में कौन से लोग दिखाई देते हैं? इस कैबिनेट में अमित शाह दिखाई देते हैं जो पार्टियां तोड़ने में माहिर हैं। इस कैबिनेट में नितिन गडकरी दिखाई देते हैं जो कहते हैं कि गधे खा रहे च्यवनप्राश और घोड़े को नहीं मिल रही घास। जयप्रकाश नड्डा जिनकी कोई आवाज नहीं है। जो अन्य दलों के नेता इस कैबिनेट में दिखाई दे रहे हैं, पहले बीजेपी की बात है, मनोहर लाल खट्टर, इन्होंने जेजेपी जो पार्टी थी जिसके साथ इन्होंने सरकार चलाई उसको समाधि देकर के वापस आए हैं कैबिनेट में। फिर कुमार स्वामी, जिनके पिता देवगौड़ा कह चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी रीजनल पार्टी को साफ करना चाहती है केंद्रीय एजेंसीज को यूज करके। जीतन राम मांझी, जिनके खंजर के रूप में जिन्हें इस्तेमाल किया गया था नीतीश कुमार जी को खत्म करने के लिए। ललन सिंह जी जो है जेडीयू से हैं, वो पेट भर के 2021, 22, 23, 24 बीजेपी को, खास नरेंद्र मोदी जी को और अमित शाह जी को गाली देते रहे हैं मंच से, संसद में, जहां भी हैं। तो जिस कैबिनेट में इस तरह का विरोधाभास हो, जयंत चौधरी जी हैं जो कि कुछ समय तक कहते थे कि मैं चवन्नी नहीं हूं, आरएलडी इंडिया गठबंधन का हिस्सा था, जिस कैबिनेट इतना विरोधाभास हो, वहां पर अगर हम टीडीपी से ये नहीं कह रहे कि आप विश्वास कीजिए तो या मत कीजिए, हम ये कह रहे हैं कि आप विषधर नाग के साथ चल रहे हैं, बस अपनी हिफाजत कीजिए। क्योंकि उस विषधर नाग के साथ जो चला है, चाहे चिराग पासवान है, उनकी पार्टी एलजेपी, आरएपी जो भी नाम है उसका, वो क्यों है? क्योंकि दो गुटों को उन्होंने तोड़ दिया। तो जो इनके कैबिनेट में सहयोगी हैं सब उस सांप के डसे हुए हैं, सांप के काटे हुए हैं। एक टीडीपी है जो अभी बची हुई है। तो मतलब इसीलिए संभल कर चलने की कितना कंसर्न है ज्योत्सना आपके बारे में? ये विषधर नाग है, डस लेगा। नहीं, हंसी इसलिए आ रही है मुझे कि अभी मेरे ख्याल से समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता थे, बोल रहे थे, बहुत कोट किया कि एनडीए में जो गढ़ हैं वो आपस में कैसे एक दूसरे को बातें। अब आज हम क्या देख रहे हैं सर, कांग्रेस में जो आईएनडीए के एक जगह वो बोल रहे सेंट्रल में तो हम लोग मिलजुल के हैं, दिल्ली में एक दूसरे से लड़ रहे हैं, केरल में एक दूसरे से लड़ रहे हैं, दूसरे राष्ट्र में एक दूसरे से लड़ रहे हैं, और ये आके हमें बोल रहे हैं सर। जाने दीजिए सर, इसीलिए बोल रही थी, हंसी आ रही है मुझे। मतलब बहुत साफ सीधी बात है, राजनीति हो रही है, दोनों तरफ वही है। नहीं, दोनों तरफ क्यों? हम कहाँ थे? हम कहाँ थे सर? हम एनडीए में, तो हम 5 साल से आप गरिया रहे थे बीजेपी को। मैं वही बोल रही हूँ सर। हम लोग एनडीए से बाहर गए। तो दोनों गेम खेल रही थी, जगनमोहन रेड्डी से भी बातचीत और आपसे बातचीत। सर मुझे बोलने दीजिए, उधर बात हो जाती तो आप गरिया रही होती अभी। सर मैं बोल रही हूँ, एक चीज मुझे बोलने दीजिए। 2018 में हम लोग एनडीए से बाहर गए, इश्यू बेस्ड इस पे हम लोग बाहर गए। विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा ना, वो 6 महीने में नहीं मिला तो क्या होगा? सर उस टाइम के जो रिक्वायरमेंट्स थे स्टेट के, उसके हिसाब से हम लोग बाहर गए थे सर। उस टाइम के रिक्वायरमेंट तो जो विशेष राज्य के दर्जे की मांग है कि नहीं है? अभी वो स्टेट के हिसाब जो सिचुएशंस है उसको हम लोगों को तो पहले जानना है, क्योंकि जगनमोहन रेड्डी ने ऐसा कर दिया स्टेट का डिस्ट्रक्शन कि कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है सर। वी नीड टू फर्स्ट आइडेंटिफाई क्या हो रहा है। आइडेंटिफाई करने के लिए अभी टाइम है। हाँ तो सुनिए मुझे एक मौका तो दीजिए। 2018 वक्त ले गई आप। नहीं सुनिए, अब सबसे ज्यादा वहां पर मलाई भी आप काटेंगे क्या एनडीए सरकार में? ये देखने वाली बात है। 2018 में जब हम लोग बाहर है, हमारे पास 2 मिनिस्ट्रीज भी थे सर, फिर भी हम लोग बाहर है। तो हमारे लिए द प्राइम कंसर्न इज ऑलवेज द पीपल ऑफ आंध्र प्रदेश, फर्स्ट थिंग। और जैसे हमारे जो प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के बोल रहे थे, साइकिल के बारे में बोल रहे थे सर, हम बहुत गर्व के साथ ये जो सिंबल है, बहुत गर्व के साथ जहां भी जाते, कहीं भी जाते, कब भी जाते, हम लोग ये पहन के चलते हैं, बिकॉज दिस इज द सिंबल ऑफ अ कॉमन मैन। ठीक है, ये आम आदमी का सिंबल है। हम लोग टीडीपी से बहुत क्लियरली, वो तो फिर घनश्याम भी कहेंगे ना। अभिषेक, तो स्पीकर एनडीए का होगा या बीजेपी का होगा? ये तय है कि स्पीकर एनडीए का होगा, और हमारी पार्टी के जितने वरिष्ठ नेता हैं, एनडीए के जितने वरिष्ठ नेता हैं, मिल बैठकर तय करेंगे इसको, और नतीजे आपके सामने होंगे। मुझे तो ताज्जुब इस बात का लगता है संदीप जी कि हर दिन बदलते के साथ एक नया मुद्दा खड़ा हो जाता है। विपक्ष के लोग पहले सरकार नहीं बनने दे रहे थे, हमारा समर्थन नहीं प्राप्त करने दे रहे थे, फिर मंत्रिमंडल के विस्तार पर उन्होंने इतने कटाक्ष किए, अब स्पीकर मुद्दा हो जाएगा। उसके बाद ये कह रहे हैं कि 6 महीने तक सरकार नहीं चलेगी। तो इस तरह की बातें ये करते रहें भाई, ये लोग तो न 3 में है न 13 में, दूर दूर से
जितनी भी नेगेटिव ऊर्जा है, जितनी भी नेगेटिव बातें हैं फैलाने की कोशिश लगातार कर रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का बयान भी इस बात का द्योतक है। इन सब बातों से कोई फर्क नहीं सवाल पड़ता जो है। इसमें हमारी पार्टी की अगर आप बात करें तो हमने पहले ही कह दिया। आपने मेरे दूसरे सवाल पर गौर नहीं किया कि सहयोगियों को सब मंजूर, आपको सब मंजूर है क्या? मंत्रालय अपने मन से बांटे बीजेपी ने। भाई आपके बैसाखियों की जरूरत तो है, बीच बीच में हम ही नहीं उठा रहे। वो केसी त्यागी बोले अग्निवीर मुद्दे पर समीक्षा होनी चाहिए, फिर आपको उसको रफू करते रहना पड़ता है। मुद्दे तो आ रहे हैं, जो बीजेपी कहे वही सही। क्या उस रणनीति पर चल रही है जेडीयू? पहले तो मैं एक चीज करेक्ट कर दूं संदीप जी कि हम बैसाखी नहीं है, हम एक मजबूत पिलर है, एक ताकतवर स्तंभ है इस एनडीए की सरकार के। और हमने जो समर्थन इनको दिया है बिना शर्त दिया है, और प्रधानमंत्री जी को तय करना होता है, उनका विशेषाधिकार है किनको कैबिनेट में शामिल करना है। आपकी एक विशेष राजनीति भी तो है ना, स्तंभ आप कितनी बार बने, स्तंभ बने तेजस्वी लालू के लिए भी, और किस दिन चाचा भतीजा आपस में उनकी ठन जाती है और फिर बीजेपी के पास आ जाते हैं, जब दरवाजे बंद भी हों। ऐसी बात दर्जनों बार अमित शाह कह चुके हों। कोई व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा नहीं है ना हमारे लीडर की व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा है, न पार्टी में लोग ऐसे हैं। हमारी पार्टी विथ डिफरेंस है। हम बिहार का विकास चाहते हैं, देश का विकास चाहते हैं। और राष्ट्रीय जनता दल की आपने बात की, नीतीश जी ने अगर मौका दिया तेजस्वी यादव जी को, और फिर से उनके लोग अगर राजनीतिक रूप से अनैतिक काम करने लग जाएंगे तो इस चीज को कैसे बर्दाश्त करेंगे नीतीश जी? मौका बड़ा देते हैं, 43 विधायक आपके, दूसरे के 80 विधायक, मौका आप दे रहे हैं मुख्यमंत्री बनके उसे डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाकर, बड़ा मौका देते हैं। अच्छा, तो क्या होता है संदीप जी क्या होता है? मुख्यमंत्री डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाते हैं कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री बनाते हैं? संख्या बल के हिसाब से होता है ना ये तय, कि मुख्यमंत्री ने मौका दिया तेजस्वी यादव जी को। क्या संख्या बल भी तो कोई चीज होती होगी? मैं सुन नहीं पाया आपके सवाल को। संख्या बल तो कोई चीज होती होगी। संख्या बल है, लेकिन नीतीश जी का जो नहीं, देखिए संख्या बल है एक चीज है, लेकिन नीतीश जी का जो व्यक्तित्व है, उस वक्त की परिस्थितियां अलग थी, किस तरह की साजिश हुई थी सबको मालूम है। नीतीश कुमार जी को जो जन समर्थन प्राप्त है, उनकी जो कार्यशैली छवि रही है, वही उनकी राजनीतिक पूंजी है। और कोई कृपा पे कुछ नहीं देता है राजनीति। तो कृपा तो किसी की भी नहीं हो रही, वही तो पर सवाल देखिए आप। अभी इतनी युवा उम्र में राजनीति के दांव पेच ऐसे सीख लिए हैं और साध लिए हैं आपने अभिषेक, जो मूल सवाल था उसको गुमा गए। स्पीकर एनडीए का होगा या बीजेपी का? मैंने कहा कि स्पीकर एनडीए का होगा। अब किस घटक दल से बनेगा ये एनडीए के सभी नेता, तो कोई जरूरी नहीं कि बीजेपी का। हमें इस बात में कोई आपत्ति नहीं है और ना हमारी कोई कंडीशन है। हमने कहा ना कि हमारी इसमें ना कोई आपत्ति है ना कोई जोर जबरदस्ती है। एनडीए के नेता बैठकर तय करेंगे, यहाँ से मैं तय करने के लिए गोल गोल घुमा रहे हैं। आज बहुत जलेबियां बनी है शो में विजय। उससे मिठास बनी रहेगी। पहले आई मस्ट कॉन्ग्रेचुलेट ज्योत्सना जी की, बहुत अच्छे से वो रखा है और मैं साउथ से बहुत स्वागत भी है आपका। हाँ। लेकिन ये अभी जलेबी का टाइम है। हाँ। मिठाई खाने का टाइम भी है, शादी भी अभी हुई है, तो मिठाई खाने में कोई दिक्कत नहीं है। और जलेबी, देखिए एक बात साफ है संदीप की, सत्तारूढ़ दल यानी गठबंधन, एनडीए गठबंधन का स्पीकर होगा। और मुझे लगता है 90% चांसेस है कि बीजेपी का हो, क्योंकि जेडीयू के पास तो कोई फिर तो डिमांड ही नहीं है। सब जगह फिर बीजेपी की छाप हो जाती है। नहीं, जेडीयू की तो डिमांड ये ताकत दिखाता है, या ये दरअसल कि आगे आने वाले 6-8 महीने क्या होंगे उसका भी एक संकेत दे रहा है? नहीं, कुछ भी ऐसा नहीं है, क्योंकि आपने अभी कहा कि संख्या बल पर चलती है डेमोक्रेसी, तो संख्या बल के हिसाब से देखिए 240 सीटें हैं भारतीय जनता पार्टी का, सबसे बड़ा राजनीतिक दल है। ये तो सीसीईए में कोई नहीं। आप ये सवाल नहीं कर रहे, जब आंध्र प्रदेश में एक सीट एक मंत्री बनाया बीजेपी ने, तब आपने नहीं पूछा ये सवाल। तो वो भी नंबर की वजह से, क्योंकि वहां पर 8 एमएलए हैं। अब यहाँ पर कितने एमपीज हैं? और आप बार बार 98 की बात कर रहे हैं। उस समय टीडीपी ने सरकार में साथ रहने का फैसला नहीं किया था, सरकार को बाहर से समर्थन देने का फैसला किया था। इसलिए वाजपेयी जी ने कहा कि सरकार की स्थिरता के लिए जरूरी है। उस समय भी टीडीपी की शर्त नहीं थी ये, मुझे याद है, मैं वहां था कि 99 में ये स्थिति बदल गई थी ना, फिर वो बाकायदा सरकार के हिस्सा हो गई। हाँ, नहीं तो वो बाद में पर स्पीकर वाला वो वाकया इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है उसमें। और दूसरी बात, वो जो सरकार एक
वोट से गिरी, उसमें ठीक है बात कि वो गिरधर गमांग उसमें शामिल किए गए, लेकिन वो तो एक वोट से नहीं गिरी सरकार। वो तो सलमान सोच बदले उससे गिरी, बीएसपी बदली उससे गिरी, जयललिता बदली उससे गिरी, ये सब चीजें। और उसमें स्पीकर का कोई रोल ही नहीं है, क्योंकि वो एक मोरल तो क्वेश्चन था। अभी जलेबी खाई जा रही है, बनाई भी जा रही है, लेकिन आप इसको कैसे रीड करते हैं राकेश भाई, जो ये मौजूदा परिस्थिति और स्पीकर का चयन 90% कह रहे हैं विजय कि बीजेपी का ही बनने वाला है, उसके मायने क्या होंगे? मैं विजय जी की बात से सहमत हूं। तकनीकी रूप से भाजपा का स्पीकर होगा, राजनीतिक रूप से एनडीए का। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी, मुझे लगता है गठबंधन दलों के साथ इनकी पहले ही तय हो चुका है। अब जो डिप्टी स्पीकर होगा तो टीडीपी, क्योंकि 17-16 सांसदों के साथ एक कैबिनेट एक राज्य मंत्री ली है, मेरा अपना आकलन है कि शायद डिप्टी स्पीकर का पद टीडीपी को देने पे सहमति बन गई होगी। टीडीपी की तरफ से कोई अड़ंगा नहीं लगाया जा रहा, टीबी की तरफ से एक मैसेज किया जा रहा है कि हम लोग बैठ के इस पे चर्चा करेंगे, चर्चा करके तो सहमति बनेगी। संकेत और संदेश में राजनीति छिपी हुई है और जलेबियां पक रही हैं, कितनी देर तक खाई जाएंगी और डायबिटीज किसको होगी आने वाले वक्त में, ये भी राजनीति गवाही देगी।